हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो आईटी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की इस सीरीज़ में आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मास वेट एंड डेंसिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को। पिछले वीडियो में हमने मास वेट डेंसिटी के बेसिक जो कंसेप्ट थे उसको समझे थे हम लोग। इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दें, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने की विधि नहीं है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, आपेक्षिक घनत्व की बोतल द्वारा, हाइग्रोमीटर द्वारा, आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा या फिर स्पीडोमीटर द्वारा। तो बात की जाए यहाँ पर, तो आपेक्षिक घनत्व की मीन्स बोतल द्वारा भी हम रिलेटिव डेंसिटी ज्ञात कर सकते हैं। हाइड्रोमीटर तो प्रयोग ही किया जाता है, मेन इंस्ट्रूमेंट होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा भी हम आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं, लेकिन स्पीडोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है, स्पीड को मेजर किया जाता है, ना कि रिलेटिव डेंसिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी आ जाती है। ठीक, तो जो ये आभासी कमी होती है ये किसके बराबर होती है, उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो ये कथन किसका सिद्धांत प्रदर्शित करता है, किसमें ये कहा गया है? तो आप सभी ने अगर कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता है किसमें कहा गया है, आर्किमिडीज के सिद्धांत में ऐसा कहा गया है कि जब भी किसी वस्तु को हम पूर्ण रूप से आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबोते हैं तो उसके भार में एक आभासी कमी आती है। ये आभासी कमी किसके बराबर होती है? हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। जितना भार वो द्रव का भार वो वस्तु क्या करती है, वहां से हटाती है, वही उसके भार में कमी आती है। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल में ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड प्रणाली में भार का मात्रक क्या है? तो एफपीएस बात की जाए फुट पाउंड सेकंड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाउंड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात की जाए, घनत्व की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये भी घनत्व की इकाई है, पाउंड पर सेंटीमीटर क्यूब ये भी है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये भी है, लेकिन सेंटीमीटर पर ग्राम क्यूब ये घनत्व की इकाई नहीं होती। घनत्व क्या होता है? प्रति एकांक आयतन में उपस्थित जो द्रव्यमान की मात्रा होती है वही क्या कहलाती है, घनत्व कहलाती है। घनत्व को कैसे निकालते हैं? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अगर आपको द्रव्यमान और आयतन पता है तो आप घनत्व को निकाल सकते हैं। तो द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होगा या फिर पाउंड होगा, आयतन का मात्रक सेंटीमीटर क्यूब होगा या फिर फुट क्यूब मीटर क्यूब होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है कि ये घनत्व का मात्रक नहीं है। एसआई प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक क्या है? द्रव्यमान मतलब किसी वस्तु में उपस्थित जो पदार्थ की मात्रा होती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, उसी को द्रव्यमान कहते हैं। एसआई में इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। ठीक, सीजीएस में ग्राम, एफपीएस में पाउंड इसका मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे तीन द्रव जिनके घनत्व डी, 2D और 3D हैं भार के समान अनुपात में मिलाए जाते हैं तो मिश्रण का घनत्व क्या होगा? इस प्रकार के न्यूमेरिकल अंकित प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम देखें। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। क्या है, कोई हमारे पास तीन द्रव है, ठीक, इनके जो घनत्व है, पहले का घनत्व डी है, दूसरे का घनत्व 2D है, तीसरे का घनत्व क्या है, 3D है। भार के समान अनुपात में मीन्स मान लीजिए इसका अगर हम m किलोग्राम लेते हैं तो ये भी m किलोग्राम ही होगा, ये भी m किलोग्राम। मान लो 2 किलोग्राम इसका लिए तो 2 इसका लेना है, 2 इसका लेना है। ठीक, अब इन तीनों को क्या करते हैं, हम मिक्स करके एक यहाँ पर मिक्सचर बनाते हैं। तो जो मिश्रण बनाएंगे इसका घनत्व क्या होगा, यही इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें दिया क्या गया है, तो हमें पहले दिया गया है तीनों द्रवों का घनत्व है, पहले का d, दूसरे का 2D, तीसरे का 3D। और क्या दिया गया है, दिया गया है समान द्रव्यमान है। तो हम मान लेते हैं द्रव्यमान क्या है, m किलोग्राम है। सब पहले का भी m, दूसरे का भी, तीसरे का भी m किलोग्राम है। अब हमें चाहिए क्या, फाइनल घनत्व निकालने के लिए द्रव्यमान तो सबका समान होगा, हमें चाहिए क्या, आयतन चाहिए कि इनका आयतन कितना है। तो अगर बात की जाए घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। यहाँ से अगर हम आयतन का फार्मूला निकालें तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटा घनत्व। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। पहले द्रव का घनत्व, पहले द्रव का आयतन निकालेंगे तो द्रव्यमान, आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटा घनत्व। द्रव्यमान सबका m है तो पहले वाले का m/d हो जाएगा,
दूसरे का सॉरी m/2d हो जाएगा और तीसरे का m/3d हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीनों का आप आयतन निकाल सकते हैं। अब कुल आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम मिश्रण का निकालेंगे घनत्व, तो मिश्रण का घनत्व तो कैसे निकालेंगे, कुल आयतन बटा सॉरी कुल द्रव्यमान बटा कुल आयतन। तो कुल आयतन कैसे निकालेंगे, b1 b2 b3 को जोड़ देंगे, तो पहले का m/d, दूसरे का m/2d, तीसरे का m/3d। जब इन तीनों को आपस में आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो फाइनली आपके पास आएगा 11m/6d आपके पास आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, आपको घनत्व तो निकालना है। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तीनों का द्रव्यमान क्या है, m है। घनत्व तीनों का कितना है, तीनों जोड़ने पर आपको 11m/6d प्राप्त होता है। यहाँ हमने वैल्यू रख दी, 6d ऊपर चले जाएगा तो 3×6 = 18 हो जाएगा, तो 18d/11। अब m मिलके क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा, और यहाँ m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 18d/11। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाता है। तो कुछ इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स भी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी आप लोग प्रिपेयर करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन, एक घनाकार पिंड पानी में इस प्रकार तैर रहा है। घनाकार मतलब कोई क्यूबिकल शेप है, पानी में इस प्रकार तैर रहा है कि 1/3 आयतन पानी के बाहर है। 1/3 का मतलब अगर टोटल 3 है तो उसमें से 1 क्या है, बाहर है, और 2 क्या है, पानी के अंदर है। यदि इस घन को किसी ऐसे द्रव में तैराया जाए कि उसका 3/4 द्रव आयतन के बाहर रहे, मतलब अगर 4 पार्ट है तो 3 बाहर रहे, केवल 1 अंदर रहे। ठीक, 3/4 आयतन द्रव के बाहर है, तो इस द्रव का घनत्व क्या होगा। पहले कंडीशन में क्या था, जो पिंड था वो पानी में तैर रहा था। पानी में तैरने पर उसका 1 भाग बाहर था और 2 भाग क्या था, अंदर था। टोटल कितना भाग, 3 भाग। जब हम इसे किसी दूसरे द्रव में डालते हैं, तो अगर मान लीजिए टोटल 4 भाग है, तो 4 में से 3 भाग क्या है, बाहर है, केवल 1 भाग डूबा हुआ है। तो जिस नए द्रव में हम इस वस्तु को डाल रहे हैं, उस नए द्रव का घनत्व क्या होगा, इस क्वेश्चन में आपको ये चीज निकालनी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे, कि जो हमारे पास पिंड है उसका आयतन क्या है, 20 सेंटीमीटर क्यूब है। घनत्व उसका क्या है, d/cm3 है। हमने उसका आयतन मान लिया और घनत्व मान लिया कि इतना इतना है। ठीक, अब पानी के लिए हमें पता है कि पानी का घनत्व कितना होता है, 1 होता है। तो इस आधार पर पहले हम पानी के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर देखा जाए कि पानी के बाहर पिंड का कितना आयतन है, तो आयतन बराबर क्या होता है, अगर आप आयतन बराबर निकालें रो बराबर m/b से, तो b बराबर क्या हो जाता है, m/ρ, मीन्स द्रव्यमान बटा घनत्व। तो पानी के जब बाहर है तो उसका सॉरी पानी के बाहर उसका आयतन कितना है, b/3 है। उसने पहले ही कहा था जितना आयतन है उसका क्या है, 1/3 क्या है, बाहर है। ठीक, और अंदर कितना है, तो अंदर है 2/3। जब पानी में वस्तु है तो 1/3 उसका बाहर है और 2/3 क्या है, उसका पानी के अंदर है। तो यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं। घनत्व निकालने के लिए बेसिकली हम उस वस्तु का घनत्व यहाँ से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, हम जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है, आयतन, मीन्स अगर हम रिलेटिव डेंसिटी से निकालें तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, पिंड का घनत्व बटा पानी का घनत्व, या फिर पिंड का आयतन बटा पानी का आयतन। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम अगर इन दोनों को रिलेट करें तो पानी में डूबे भाग का आयतन बटा कुल आयतन, ये किसके बराबर हो जाएगा, पिंड का घनत्व बटा पानी का घनत्व। अब यहाँ से वैल्यू सारी आपको पता है। ठीक, पिंड का घनत्व कितना पता है, सॉरी पहले यहाँ पर पानी में डूबा आयतन 2/3 भी पता है, और कुल आयतन कितना है, बी है। वस्तु का घनत्व हमने माना है डी, पानी का घनत्व 1 होता है। जब यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो डी की वैल्यू आपको 2/3 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब मिल जाएगी। मीन्स जो वस्तु है उसका घनत्व आपको मिल जाएगा 2/3 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, उस द्रव के लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो द्रव में क्या कह रहा था, 3/4 भाग बाहर है। तो पिंड का बाहर आयतन कितना हो गया, 3/4, और उस द्रव के अंदर कितना हो जाएगा, 1/4 भाग। ठीक, क्योंकि आयतन का ही क्या है, 3/4 बाहर है, 1/4 अंदर है। फार्मूला फिर से वही प्रयोग करेंगे कि द्रव में डूबा आयतन कितना है, तो द्रव में डूबा आयतन कितना है, b/4, मीन्स 1/4 है। कुल आयतन कितना है, b है। पिंड का घनत्व 2/3 है। द्रव का घनत्व आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ से जब आप द्रव के घनत्व को कैलकुलेट करेंगे तो 8/3 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब निकल के
आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन का बेसिक समझ में आया होगा, किस प्रकार कैलकुलेट करना है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु किसी द्रव की सतह पर ठीक रूप से तैर रही है, वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के समान है। मीन्स कोई एक वस्तु है जो क्या कर रही है, किसी द्रव की सतह पर फ्लोट कर रही है, यहाँ पर तैर रही है। कंडीशन क्या है, जो यहाँ पर द्रव है इसका घनत्व और इस वस्तु का घनत्व दोनों क्या है, बराबर है। तो यदि हम वस्तु को थोड़ी से द्रव में नीचे की तरफ धकेलें, मीन्स ऊपर से फोर्स लगा के नीचे की तरफ इसको धकेलें, तो उस वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। वह धीरे धीरे पूर्व अवस्था प्राप्त कर लेगी, मीन जैसे बल रिमूव होगा क्या हो जाएगी, वो धीरे धीरे ऊपर चली जाएगी, या फिर वह वहीं रह जाएगी जहां तक उसे धकेला गया है, या फिर वह डूब जाएगी या तेजी से बाहर आ जाएगी। तो चूंकि दोनों का घनत्व बराबर है, इसलिए इस कंडीशन में क्या होगा, जब उसको हम ऊपर से फोर्स लगाएंगे तो वहीं तक रह जाएगी जहां तक उसे धकेला गया है। जहां तक आप उसे डिस्प्लेस करेंगे वहीं पर क्या हो जाएगी, वो रुक जाएगी। अगला क्वेश्चन, तीन द्रव जिसके घनत्व डी, 2D, 3D है, समान आयतन में मिलाए जाते हैं। ऊपर एक क्वेश्चन था जिसमें समान द्रव्यमान में मिलाए गए थे, यहाँ एक है जिसमें समान आयतन में मिलाए गए हैं। तो फिर मिश्रण का घनत्व क्या होगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है तीन द्रव हैं, घनत्व क्या है, डी, 2D और 3D है। आयतन इनका यहाँ पर समान बताया गया है, तो आयतन हम मान लेते हैं बी है। अब हमें किसकी जरूरत होगी, तो अब हमें जरूरत होगी द्रव्यमान की। तो रो बराबर m/b से अगर हम m निकालना चाहें तो रो और b को हमें आपस में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम पहले का द्रव्यमान निकालें तो कितना हो जाएगा, आयतन गुणे घनत्व, मतलब b गुणे d, bd हो जाएगा। दूसरे का निकालें तो m2 बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे का घनत्व चूंकि 2d है तो ये 2bd आएगा। तीसरे का घनत्व 3d है तो तीसरे का आ जाएगा 3bd। और टोटल जब हम द्रव्यमान निकालेंगे तो m बराबर m1 प्लस m2 प्लस m3, bd प्लस 2bd प्लस 3bd, तीनों मिलके क्या हो जाएगा, 6bd के यहाँ पर बराबर हो जाएगा। और कुल आयतन कितना हो जाएगा, तो कुल आयतन b प्लस b मिलकर 3b हो जाएगा। मिश्रण का घनत्व कैसे निकालेंगे, कुल द्रव्यमान बटा कुल आयतन। कुल द्रव्यमान 6bd है, कुल आयतन 3b है, b से b कैंसिल हो गया, 3 से 6 कैंसिल होके 2 आ गया, तो लास्ट में क्या बचा, 2d यहाँ पर बच गया। तो यही क्या हो जाएगा, उसका जो फाइनल है वही घनत्व हो जाएगा। मिश्रण का घनत्व कितना आएगा, 2d आएगा। करना क्या था, यहाँ पर आपको तीनों का घनत्व दिया गया था, आयतन समान था, हमने आयतन b मान लिया। इस आधार पे हमने m1 m2 m3 कैलकुलेट किया, पहले द्रव का द्रव्यमान, दूसरे का द्रव्यमान, तीसरे का द्रव्यमान। उसके बाद हमने कुल द्रव्यमान को कुल आयतन से भाग करके घनत्व की कैलकुलेशन कर ली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल एवं घनत्व दो वाले द्रव की समान मात्रा मिलाने पर मिश्रण का घनत्व क्या होगा। यह क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कोई एक ऐसा द्रव है जिसका घनत्व क्या है, 2 है, और उसे जल के साथ हम आपस में मिलाते हैं, दोनों की समान मात्राएं रहते हैं, जितनी इसकी लेंगे मात्रा उतनी ही मात्रा क्या लेंगे, दूसरे वाले की लेंगे। तो मिश्रण का जो फाइनल घनत्व होगा वो कितना होगा, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा गया है, जल एवं द्रव दोनों का हम समान मात्रा लेते हैं, मीन दोनों का आयतन हम समान लेंगे। तो मान लीजिए इसे अगर बी लेते हैं तो उसे भी कितना लेना है, बी ही लेना है। ठीक, तो मिश्रण का कुल आयतन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, द्रव का बी हो जाएगा, वाटर का तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 2b आ जाएगा। जल का घनत्व हमें पता है 1 होता है, द्रव का घनत्व कितना दिया गया था, क्वेश्चन में भी आपको 2 दिया गया था। तो सबसे पहले हम अगर जल का द्रव्यमान निकालें तो द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, बी को 1 से गुणा करेंगे बी ही रह जाएगा। द्रव का अगर हम द्रव्यमान निकालते हैं तो बी गुणे डी लिखना पड़ेगा, डी चूंकि हमें 2 दिया गया है तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2b निकल के आ जाएगी। अब यहाँ से फाइनल हम द्रव्यमान निकालेंगे तो m1 प्लस m2 b प्लस 2b बराबर कितना आ जाएगा, 3b के बराबर हो जाएगा। तो मिश्रण का घनत्व क्या हो जाएगा, कुल द्रव्यमान बटा कुल आयतन। कुल द्रव्यमान कितना है, 3b है, 3b कैसे हो गया, चूंकि b हो गया आपका जल का और 2b हो गया द्रव का, टोटल 3b हो गया। आयतन कितना होगा, तो b द्रव का लेना है, b जल का लेना है, तो कितना होगा, 2b होगा, b से b कैंसिल होकर 3/2 यहाँ पर बच जाएगा। तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कितना हो जाएगा, 3/2 उस मिश्रण का घनत्व हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, धातु के 2 टुकड़े जल में डुबोने पर उन पर समान उत्प्लावन बल लगता है। तो समान उत्प्लावन बल किस कंडीशन में लगता है, जब दोनों टुकड़ों के भार समान है, या उनके घनत्व समान है, आयतन समान है, या दोनों समान गहराई पर तैर रहे हैं। जब भी हम किसी द्रव को
किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोते हैं तो वो वस्तु क्या करते हैं, द्रव में नीचे की तरफ फोर्स लगाती है। उसी के जस्ट विपरीत में द्रव की सतह से ऊपर की तरफ बल लगता है, वही क्या होता है, उत्प्लावन बल होता है। अगर दो पिंडों पर समान लग रहा है तो ये किस कंडीशन में हो सकता है, जब उन दोनों टुकड़ों के आयतन क्या हो, समान हो। जब उनके आयतन समान होंगे तभी उन पर क्या होगा, समान बल लगेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर चांदी का घनत्व दिया गया है, 2.1 किलोग्राम भार का टुकड़ा है, किसी धागे की सहायता से आपेक्षिक घनत्व 0.8 वाले द्रव में पूर्ण रूप से डूबा है। धागे में तनाव किलोग्राम भार में क्या होगा, यह चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.5 है। ठीक, यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, चांदी का घनत्व 2.1 दिया गया है। इसे क्या किए हैं, किसी टुकड़े से बांध कर हमने एक द्रव में लटका दिया है। ठीक, अब यदि द्रव का घनत्व क्या है, 0.8 है, तो यहाँ पर ये जो तनाव है डोरी में ये कितना होगा, और साथ ही साथ दिया गया है कि चांदी का घनत्व कितना है, 10.5 है। यहाँ पर चांदी का भार दिया गया था 2.1। तो इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो पहले क्या दिया गया आपको, चांदी का वायु में भार दिया गया है 2.1 किलोग्राम, चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.5 आपको दिया गया है, आपेक्षिक घनत्व 0.8 दिया गया है। अब हम जानते हैं कि वस्तु का जो आभासी भार बराबर होता है वस्तु के वायु में भार के, और ये बराबर होता है 1 माइनस द्रव का आपेक्षिक घनत्व बटा वस्तु का आपेक्षिक घनत्व। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, वस्तु का आपेक्षिक घनत्व माइनस द्रव का आपेक्षिक घनत्व बटा वस्तु का आपेक्षिक घनत्व। जब इसको हम फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं तो W1 बराबर 1 माइनस d1/d2। W1 की वैल्यू 2.1 आपको दी गई है वस्तु का हवा में भार, और D1 क्या है, D1 क्या है, यहाँ पर द्रव का आपेक्षिक घनत्व है, और D1 क्या है, चांदी का आपेक्षिक। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा हो गया है, D1/d2 की जगह ये क्या होना चाहिए था, D2/d1 होना चाहिए था। ठीक, क्योंकि ये D2 क्या है, उस द्रव का आपेक्षिक घनत्व है, और D1 क्या है, उस चांदी का आपेक्षिक घनत्व है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस D2/d1 को, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 1.94 किलोग्राम निकल के आ जाएगी। क्योंकि जो धागे में तनाव है वो किसके बराबर है, वस्तु के आभासी भार के बराबर है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1.94 किलोग्राम भार के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किसी धातु के निर्माण में द्रव्यमान m व आपेक्षिक घनत्व S1 वाले पदार्थ के साथ द्रव्यमान m2 आपेक्षिक घनत्व S2 वाले अन्य पदार्थ को मिलाया जाता है तो मिश्र धातु का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा। आप सभी को पता है मिश्र धातु क्या होती है, उसमें दो या दो से अधिक धातुएं होती हैं। एक मिश्र धातु बनाने के लिए किसी ने दो धातु को प्रयोग किया और उसमें एक धातु का द्रव्यमान m1 और आपेक्षिक घनत्व S1 है, दूसरे का m2 है और S2 है। इन दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो मिश्रण का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा, वही इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है पहले पदार्थ का आयतन, हम निकाल सकते हैं आयतन बराबर कैसे, द्रव्यमान बटा घनत्व से, तो m1/s1 हो जाएगा। दूसरे का निकालेंगे तो m2/s2 हो जाएगा। जब हम कुल आयतन निकालेंगे b बराबर b1 प्लस b2 से, तो ये कितना आ जाएगा, m1/s1 प्लस m2/s2 निकल के आ जाएगा। कुल द्रव्यमान निकालेंगे तो कुल द्रव्यमान क्या होता है, m1 प्लस m2 हो जाएगा। मिश्रण का घनत्व कैसे निकालेंगे, कुल द्रव्यमान बटा कुल आयतन से, कुल द्रव्यमान कितना है, m1/s1 प्लस m2/s2 है। ठीक, और कुल आयतन कितना है, कुल आयतन है, सॉरी ये कुल आयतन है और द्रव्यमान कितना है, m1 प्लस m2 है। तो द्रव्यमान के स्थान पर m1 प्लस m2 रख दिया, आयतन के स्थान पर हमने ये वैल्यू रख दी। तो एज इट इज आपको यही आंसर में दिया गया है, तो इसलिए ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। यहाँ पर सी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाता है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली एक वस्तु किसी द्रव में तैर रही है, यदि द्रव का घनत्व वस्तु के घनत्व का 3 गुना हो तो द्रव की ऊंचाई का भिन्नात्मक मान क्या होगा। तो इसे भी आप प्रीवियस वाले क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए उसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे, तो इसका मान 2/3 के समथिंग आ जाएगा। नेक्स्ट, एक ठोस का वायु में भार 120 ग्राम है, जल में 80 ग्राम और किसी द्रव में 60 ग्राम है, तो ठोस एवं द्रव का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा। इस क्वेश्चन को देख लिया जाए। इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि एक कोई ठोस है, इसका वायु में भार कितना है, 120 ग्राम है, जल में भार कितना है, 80 ग्राम है, और जब हम किसी अन्य द्रव में डुबोते हैं तो क्या होता है, उसका भार 60 ग्राम मिलता है। तो इस हिसाब से उस ठोस एवं द्रव का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले
हमें दिया क्या गया है, तो हमें दिया गया है कि जो ठोस है उसका वायु में भार कितना है, 120 ग्राम है, हमने मान लिया W। जल में भार हमने मान लिया W2 80 ग्राम। ठोस का द्रव में भार W3 हो गया। मान लीजिए कोई मोम का टुकड़ा है, वायु में है तो भार 120 ग्राम है। हमने इसे जल में डुबोया तो इसका भार कितना मिला, 80 ग्राम मिला। हमने इसे किसी अन्य द्रव में डुबो दिया तो इसका भार कितना मिला, 60 ग्राम मिला। तो इसका आपेक्षिक घनत्व और इस द्रव का आपेक्षिक घनत्व आपको ज्ञात करना है। तो जब हम जल में डुबोते हैं तो भार में कितनी कमी होगी, तो भार में कमी कैसे निकालेंगे, जो वायु में भार था उसमें से जो जल में भार हुआ उन दोनों को माइनस करके आपको भार में कमी पता चल जाएगी। तो वायु में भार 180 है, जल में भार 80 है। तो जल में डुबोने पर भार में कमी कितनी हुई, 40 ग्राम भार में कमी हुई जब उसको किस में डुबोया गया, उस जल में डुबोया गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से उस ठोस का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। तो ठोस का अपेक्षिक घनत्व आप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा ठोस का वायु में भार बटा ठोस को जल में डुबाने पर भार में कमी। ठोस का वायु में भार आपको 120 पता है, जल में डुबोने पर भार में कमी कितनी हुई, 40 हुई। जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से निकल के आया जो ठोस हमारे पास मोम वगैरह है उसका कितना अपेक्षिक घनत्व है, तो उसका अपेक्षिक घनत्व 3 है। करना क्या था एक बार फिर से समझेंगे। आपको वायु में भार पता है 120, जल में पता है 80। तो आपने जब जल में डुबोया तो कमी कितनी हुई, 120 में से 80 घटाओगे 40 को कमी हुई। तो यही यहाँ पर प्रयोग करके हमने क्या किया, ठोस का घनत्व निकाल लिया। अपेक्षिक घनत्व का फार्मूला क्या लगाया हमने कि ठोस का वायु में भार बचा जल में डुबोने पर भार में कमी। वायु में भार 120, जल में डुबोने पर कमी हुई 40, डिवाइड करेंगे आ जाएगा 3। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दोनों को इंटर रिलेट करके उस द्रव का अपेक्षिक घनत्व निकाल सकते हैं। ठीक, तो ठोस का अपेक्षिक घनत्व बटा द्रव का अपेक्षिक घनत्व ये किसके बराबर हो जाएगा, ठोस का वायु में भार बटा द्रव में डुबोने पर भार में कमी। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठोस का अपेक्षिक घनत्व तो आपको पता है 3, द्रव का अपेक्षिक घनत्व मान लीजिए D2 जो आपको निकालना है। वायु में भार कितना 120 है, द्रव में डुबोएंगे तो भार में कितनी कमी आएगी, ऊपर कितना था, वायु में 120 था और द्रव में है 60, तो कमी कितनी हुई, 60 की हो गई। तो इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ से D2 की वैल्यू 3/2 निकल के आ गई। यही 3/2 क्या है, उस द्रव का भार है। तो सबसे पहले आपको मिला, सबसे पहले आपको मिला 3। 3 क्या है, उस ठोस का अपेक्षिक घनत्व है, और 3/2 क्या है, उस द्रव का अपेक्षिक घनत्व है। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई तो वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करके देखिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एक निकलसन हाइड्रोमीटर किसी 0.8 अपेक्षिक घनत्व वाले द्रव में एक विशेष चिन्ह तक डूबता है, परंतु इसी चिन्ह तक पानी में डूबने के लिए 130 ग्राम वाट रखने पड़ते हैं। तो हाइड्रोमीटर का भार कितना होगा। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर कह रहा है एक निकलसन हाइड्रोमीटर है, एक किसी द्रव में उसको डुबोया जाता है जिसका अपेक्षिक घनत्व कितना है, 0.8 है। अब इस द्रव में डुबोने के लिए क्या करते हैं, उस पर हम 130 ग्राम का बाट रखते हैं। तो फिर हाइड्रोमीटर का भार कितना होगा, इसको भी देख लेते हैं किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 है। हाइड्रोमीटर का भार हमें निकालना है, तो हम मान लेंगे कितना है, W1 ग्राम यहाँ पर हाइड्रोमीटर का भार मान लेंगे। पानी में डुबोने के लिए भार कितना रखना पड़ता है, 130 किलोग्राम रखना पड़ता है। और द्रव में डुबोने के लिए कितना भार, तो द्रव में डुबोने के लिए उसे कोई भार रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। द्रव का अपेक्षिक घनत्व कितना है, तो द्रव का अपेक्षिक घनत्व 0.8 दिया गया है। तो यहाँ पर हमने माना W1 हाइड्रोमीटर का भार, W2 हमने क्या माना, पानी में डुबोने के लिए भार, W3 द्रव में डुबोने के लिए भार हमने माना। यहाँ से जो द्रव का अपेक्षिक घनत्व होगा किसके बराबर हो जाएगा, W1 प्लस W3 बटा W1 प्लस W2। द्रव का अपेक्षिक घनत्व 0.8 दिया गया है, W1 W2 W3 की वैल्यू रख देंगे। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 520 ग्राम यहाँ से निकल के आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु का वायु में भार 100 किलोग्राम है, यदि इसका अपेक्षिक घनत्व 6 है तो पानी में इसका भार क्या होगा। ठीक, कोई एक धातु है, जब उसको हम वायु में रखते हैं तो उसका भार कितना है, 100 किलोग्राम होता है। एक कोई द्रव है जिसका अपेक्षिक घनत्व क्या है, तो यदि इसका सॉरी अब इसका धातु का अपेक्षिक घनत्व क्या है,
6 है। अब ये इसी को हम पानी में डुबोते हैं तो इसका भार क्या होगा, फिर से समझेंगे। कोई हमारे पास एक ठोस वस्तु है, इसका आपेक्षिक घनत्व क्या है, 6 है, और वायु में भार इसका कितना है, 100 किलोग्राम है। जब इसे हम पानी में डुबोएंगे तो इसका भार कितना होगा, यही आपको निकालना है। बहुत ही ईजी है कि दिया क्या गया है हमें, तो दिया गया है वस्तु का वायु में भार 100 किलोग्राम दिया गया है, पानी में भार W2 आपको निकालना है। आपेक्षिक घनत्व वस्तु का कितना है, 6 है, पानी का कितना होता है, 1 होता है। तो धातु का आपेक्षिक घनत्व कैसे निकालेंगे, धातु का वायु में भार बटा धातु को जब हम पानी में डुबोते हैं तो भार में कमी, भार में कमी कैसे, W1 माइनस W2 से निकलेगी। तो आपेक्षिक घनत्व 6 दिया गया है, वायु में भार 100 है, W2 आपको निकालना है। तो यहाँ सब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके WT की वैल्यू निकालेंगे तो 83.33 किलोग्राम के समथिंग ये आ जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर यहाँ पर पूछा गया है, घनत्व संबंधित है। घनत्व किससे संबंधित होता है, तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान और आयतन से इंटर रिलेट करता है घनत्व। एमकेएस प्रणाली में घनत्व का मात्रक क्या है, एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। तो इसमें क्या हो जाएगा, एमकेएस में अब घनत्व बराबर आपको पता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम एमकेएस में, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तो घनत्व का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और सीजीएस में ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी ठोस को द्रव में तैरने के लिए आवश्यक है कि, अब कोई ठोस द्रव में कब तैरेगी, जब अपने भार से अधिक भार को क्या करेगी, विस्थापित कर पाएगी। अब यहाँ पर दिया क्या गया है, W2 उस द्रव का विस्थापित भार है, और W1 दिया गया है उस गैस का भार है। गैस नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उस वस्तु का या ठोस का भार होना चाहिए। तो ये पानी में कब तैरेगी, जब ये अपने भार से अधिक भार को क्या करेगी, विस्थापित करेगी, तभी पानी में तैरेगी। मतलब जो W2 की वैल्यू है ये ज़्यादा होनी चाहिए W1 से। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यही कंडीशन सेटिस्फाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, किसी भी वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। तो ये क्या है, एक अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता, एक मात्रकहीन राशि होती है। अगला, हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ये पलवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, जो वस्तुएं तैरती हैं पलवन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है, फ्लोटिंग सिद्धांत पर। अगला, यहाँ पर एक फिगर दिया गया है। ठीक, इसकी आपको लंबाई 2000 मिलीमीटर दी गई है, चौड़ाई 70 मिलीमीटर दी गई है, ऊंचाई 10 मिलीमीटर दी गई है। तो इसका घनत्व तो क्या है, 7.85 है, स्टील है तो 7.85 होगा। और इसका भार कितना होगा आपको निकालना है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, घनत्व दिया गया, भार निकालना है। बहुत ही सिंपल है, आपको करना क्या है, सबसे पहले लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई, ऊंचाई दी गई है। तो ये घना के आकार का है, इसलिए इसके आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तीनों को LBH को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आ जाएगा 1.4 गुणे 10⁻³ मिलीमीटर क्यूब। अब यहाँ से अगला क्या करना है हमें, सॉरी, 1.4 गुणे 10⁻³ मीटर क्यूब है। अब मीटर क्यूब में क्यों बदलना पड़ा, क्योंकि वहां पर जो द्रव्यमान दिया गया है किसमें दिया गया है, सॉरी, घनत्व किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में दिया गया है। एक बार फिर से आप देख लेंगे, यहाँ पर जो आपको फिगर दिया गया है किसका है, घनाभ के आकार का, इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है। यहाँ पर जो घनत्व है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में है, और उत्तर आपको ग्राम में दिया गया है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आयतन निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को तीनों गुणा करेंगे, जो आएगा वो पहले मिलीमीटर क्यूब आया, इसको हमने क्या किया मीटर क्यूब में बदला, तो 1.4 गुणे 10⁻³ मीटर क्यूब निकल के आया। घनत्व आपको पता था, तो हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। आयतन आपको पता है, घनत्व पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लास्ट में निकल के आएगा 10.99 गुणे 10⁻³ -3 है, +3 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, -3 से +3 कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल बचेगा क्या, 10.9 आपके पास यहाँ पर बच जाएगा। चूंकि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10.99 ग्राम। तो आशा करते हैं इसको भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। कुछ नहीं करना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुणा करके आयतन निकालना है। फिर आपको द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करना है, घनत्व से उसे मल्टीप्लाई कर देना है।
अगला क्वेश्चन, पानी से हल्का पदार्थ कौन सा होता है? तो अल्कोहल और पेट्रोल ये दोनों क्या होते हैं? दो के दोनों पानी से क्या होते हैं? हल्के होते हैं। इसीलिए जब कभी भी पानी की सतह पर आप पेट्रोल या फिर अल्कोहल डालते हो तो क्या करती है? तैरती रहती है, उसमें मिक्स नहीं हो पाती है। अगला, 50 डिग्री पर पानी का विशिष्ट गुरुत्व एक से क्या होगा? जो सिंपल वाटर, साधारण वाटर है, पानी है, उसका घनत्व क्या होता है? एक होता है। लेकिन पानी को जब आपने क्या कहा, 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया, तो फिर उसका घनत्व क्या होगा या उसका विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा? तो जब भी किसी भी मटेरियल को क्या करेंगे, गर्म करेंगे या उसमें कोई अलाइंग एलिमेंट मिलाएंगे तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्यूडल माइक्रोमीटर उदाहरण है। ट्यूडल माइक्रोमीटर किसका उदाहरण है? तो ये दुग्धमापी का भी उदाहरण और शर्करा मापी का भी उदाहरण। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, 27 नंबर क्वेश्चन की, द्रव्यमान किस प्रकार की राशि है? तो द्रव्यमान कैसी राशि है? आप सभी को पता है, द्रव्यमान को प्रदर्शित करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। इसलिए क्या हो जाएगी? ये अदिश राशि हो जाएगी। जबकि भार क्या हो जाती है? भार सदिश राशि है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। भार की यूनिट क्या होती है? एसआई प्रणाली में भार की यूनिट होती है न्यूटन। सीजीएस में क्या होती है? डाइन। और एफपीएस में होती है पाउंड। स्प्रिंग तुला से क्या नापते हैं और साधारण तुले से क्या नापते हैं? तो जब भी स्प्रिंग तुला की बात की जाए तो इसके द्वारा वस्तु का भार नापा जाता है। और साधारण तुले से क्या नापते हैं? तो साधारण तुले से हम वस्तु का द्रव्यमान नापते हैं। सीजीएस प्रणाली में द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो एमकेएस में हो गया किलोग्राम, तो सीजीएस में क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा, और एफपीएस में पाउंड हो जाएगा। सीजीएस प्रणाली में भार की इकाई क्या होती है? तो सीजीएस प्रणाली में भार की इकाई होती है डाइन। एफपीएस में पाउंडल, एमकेएस में न्यूटन। जब कोई वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो क्या होता है? तो उसके जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उसके डाट डाट में कोई अंतर नहीं आता है, तो उसके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक। और भार में क्या हो जाएगा? भार में कोई ना कोई कमी हो जाती है, जिसको आभासी भार कहते हैं। यही क्या है? आर्किमिडीज का प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि जब भी कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाएगी तो उसका द्रव्यमान क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। बदलेगा क्या? वहां उसका भार ही बदलता है। भार में कमी आती है, द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 0 होता है, आप सभी को पता है। भार बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बराबर एम इंटू होता है जी। तो जी की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? ऑटोमेटिक 0 आ जाएगी। तो पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगला, वस्तु का द्रव्यमान सभी स्थानों पर क्या होता है? तो कोई भी वस्तु है तो उसका द्रव्यमान किसी अन्य कारकों पर निर्भर नहीं करता, समय स्थान क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता, इसलिए सभी स्थान पर क्या होता है? समान होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जबकि भार क्या करता है? परिवर्तित होता रहता है। अगला क्वेश्चन, एफपीएस प्रणाली में घनत्व की इकाई क्या? ईपीएस न होके क्या है? एफपीएस है, फुट पाउंड सेकंड है। तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान की इकाई पाउंड हो जाएगी। आयतन मीन्स यहाँ पर लंबाई फुट में लेंगे तो पाउंड प्रति फुट क्यूब यहाँ से निकल के आ जाएगा। एफपीएस में जब कभी भी यूनिट पूछी जाए किसकी? घनत्व की, तो क्या हो जाएगा? पाउंड प्रति फुट क्यूब। सीजीएस में ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, एमकेएस में किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब इसकी इकाई हो जाएगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है? तो जल का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है? एक होता है। जल का विशिष्ट घनत्व कितना होता है? एक होता है। जल की स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एल्युमिनियम का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो एल्युमिनियम का अपेक्षित घनत्व 2.72 के करीब होता है। कितना होता है? 2.72 के करीब इसका अपेक्षित घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी होती है या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आप इसे कह सकते हैं। स्टील का घनत्व कितना होता है? तो स्टील का घनत्व 7.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के आसपास होता है। यही लगभग आयरन का भी घनत्व होता है। लोहे का घनत्व भी लगभग 7.8 के समथिंग होता है। पिंड का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो आप सभी को पता है, रो बराबर क्या होता है? एम बाई बी होता है, जहाँ एम क्या है? द्रव्यमान है, और वी क्या है? आयतन है। तो यम निकालना है तो रो और बी को आपस में गुणा करना पड़ेगा, मीन्स घनत्व और आयतन को गुणा करना पड़ेगा।
तो इसलिए द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, आयतन गुणे घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तांबे का घनत्व कितना है, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कॉपर का यहाँ पर घनत्व कितना होता है, अब ये किसमें पूछा गया है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में पूछा गया है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8700। चूंकि तांबे का घन लगभग 8.7 के समथिंग होता है, वो क्या होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, लेकिन यहाँ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में पूछा गया है, इसलिए कितना हो जाएगा, ये 8700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ऐसे एग्जैक्टली देखा जाए तो जो तांबे का घनत्व होता है वो होता है 8.93, कितना होता है 8.93 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये तांबे का घनत्व होता है। ठीक, अब यहाँ से 8700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब सही हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने मास, वेट एंड डेंसिटी से रिलेटेड उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छी लगती है तो फ्रेंड के बीच शेयर कीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, कीप इन टच, बाय बाय सभी को।